हेलो पीपल, वेलकम टू द यूपीएससी थिंग्स। ये चैनल यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स और जीएस के कुछ टफ टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को इजी एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। ये छोटा सा लेक्चर पीवाईक्यूज़ को लेकर है। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा उसमें पीवाईक्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं। ओके, तो देखिए पहला है 2011 का पीवाईक्यू है कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है इन्फ्लेशन में, ठीक है, तो कई बार बेस इफ़ेक्ट का बोला जाता है कि ये बेस इफ़ेक्ट के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि ये बेस इफ़ेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो पहला है कि द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी इन सप्लाई। ठीक है, यानी सप्लाई में कमी आ गई, इसी को हम बेस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ऐसा है क्या? नहीं। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन डिमांड, यानी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, डिमांड बढ़ गई उससे इन्फ्लेशन आता है, लेकिन बेस इफेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तीसरा लिखा है कि प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट करंट ईयर पे होता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोग जो CPI WPI कैलकुलेट करते हैं उसमें 2011-12 जैसे बेस ईयर है। ठीक है, बेस ईयर। अब ऐसा होता है कि भाई बेस ईयर में प्राइसेस बहुत कम थी। ठीक है, यानी कई बार ऐसा होता है कि बेस ईयर जो सिलेक्ट किया उसमें प्राइसेस एक नॉर्मल लेवल से भी कम थी। ठीक है, अब उस बेस ईयर के कंपेयर मान लीजिए कि यहाँ प्राइसेस किसी कमोडिटी की 100 थी। ठीक है, जो कि एक एवरेज से भी कम है। ठीक है, अब अगले साल यानी 2012-13 में जब मैं बेस प्राइस से कंपेयर करता हूँ तो 2013 में क्या हुआ, एवरेज प्राइस से थोड़ी सी हल्की सी ऊपर, यानी कि 120 रुपीज़ हो गया वो कमोडिटी। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि इन्फ्लेशन 20% चल रहा, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इस असल में था क्या? नहीं, उस वैल्यू मतलब वो जो भी चीज़ थी उसकी असली प्राइस 110 ऑन एन एवरेज रहती है। ठीक है, जो कि इस समय या तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ होगा या कुछ, जिसके कारण बेस इफेक्ट में उसकी प्राइस बहुत कम थी। ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसका इफेक्ट ये हुआ कि इस साल बहुत ज़्यादा महंगाई दिखा दी 20%, जो कि असल में इतनी महंगाई नहीं है। इसे कहते हैं बेस इफेक्ट। ठीक है, यानी बेस इफेक्ट क्या है कि बेस के प्राइस का इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमें इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखा। ओके, एक क्वेश्चन आया था कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो पहला लिख रहा है मनी सप्लाई पूरी तरह कंट्रोल्ड होना। तो देखो ये पूरी तरह सही नहीं है। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल कई बार करा जाता है, लेकिन ये उतना सही नहीं है। ठीक है, वो भी नहीं है। ठीक है, ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस, ये भी नहीं है। नीदर इम्पोर्ट नॉट एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस, ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, मान लीजिए क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी ये होता है, ठीक है, जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल वही लिया था क्लोज्ड इकोनॉमी का। तो उसमें होता क्या है, उसमें ये इकोनॉमी ना तो कोई इम्पोर्ट कर रही है और ना कुछ एक्सपोर्ट कर रही है। बस ये दो चीज़ों से मतलब है क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी का। मनी सप्लाई या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, इन चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला था, ठीक है, ये 2011 के क्वेश्चन है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, कुछ दिए हुए हैं जैसे कि ग्रोथ रेट ऑफ GDP जो है वो स्टेटली इंक्रीज्ड हुआ। ठीक है, इन स्टेटली इंक्रीज का मतलब इसे कहते हैं स्टेटली इंक्रीज्ड। ठीक है, यानी कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। तो पिछले 5 साल का पूछा था। ठीक है, 2011 में पूछा था। और GD ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, ये भी बढ़ रही है। तो ठीक है, इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस समय का डेटा मैं नहीं देखता। ठीक है, और आप लोगों को जैसे 2024 में देना है, तो होगा क्या कि 2024 में के समय इकोनॉमिक सर्वे आएगा। ठीक है, इस वीडियो में कोई भी डेटा वगैरह नहीं दिखाया गया, क्यों? क्योंकि वो सर्वे में अपडेट होगा। तो आप जब सर्वे देखेंगे तो वहाँ पे ये ग्राफ रहता है पूरा 10 ईयर का, तो आपको ये ग्राफ्स देख के जाना है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए लगाया ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अगर एक कंट्री है, कंट्री एक्स, जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो वो नेसेसरी कंडीशन कब होगी कि ग्रोथ होना ही है। ठीक है, तो टेक्निकल प्रोग्रेस होगी। तो देखिए टेक्निकल प्रोग्रेस होने से ग्रोथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक कंट्री में टेक्नोलॉजी अच्छी खासी हाई फाई आ गई, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए स्किल्ड पर्सन है ही नहीं, तो क्या ग्रोथ होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसने नेसेसरी पूछा है। ठीक है, जनरली तो इससे होगी। ओके, देयर इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स। अब पॉपुलेशन कितनी भी बढ़ जाए, अगर पॉपुलेशन बढ़ गई बहुत ज़्यादा लेकिन एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, अगर एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं तो क्या होगा? ये जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ रही, इनका पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? पुअर। तो कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। तीसरा बोल रहा कैपिटल फॉर्मेशन होना एक्स में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जब भी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होता है
तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो, कैपिटल से हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट होती है तो उससे ग्रोथ होना नेसेसरी है, ठीक है। लास्ट वाला था वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो ग्रो कर गया, ठीक है। तो मान लो कि पहले एक कंट्री 100 रुपीज़ प्रोडक्शन कर रही थी, लेकिन उसका बाहर इकोनॉमी से ट्रेड नहीं था। अगले साल फिर उसने 100 रुपीज़ ही क्या किया, प्रोडक्शन किया, लेकिन अब उसने बाहर से ट्रेड चालू कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या हो गया, अगले साल इंक्रीज़ हो गया। लेकिन भाई प्रोडक्शन में कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, यानी कि ग्रोथ तो अभी भी उतनी की उतनी है, ठीक है। इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत है। सो कैपिटल फॉर्मेशन होने से इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला था विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। तो ये मैंने जब बता रहा था सीपीआई पूरे 6 प्रकार की बताई थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर, रूरल लेबरर, फिर सीपीआई के और 3 प्रकार थे, रूरल, अर्बन, कंबाइंड। इन तीनों को कौन निकालता है, इन तीनों को कौन निकालता है, ये सब बताए हैं, ठीक है। तो देखिए यूपीएससी में सीधा सीधा सवाल आता है कि इसको कौन निकालता है, ठीक है। तो इसका जवाब था लेबर ब्यूरो, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि जो पर कैपिटा रियल जीएनपी होती है, जब उसमें इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तब भी हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं होता, ऐसा क्यों। तो देखिए एक चीज़ होती ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। ये क्या होता है, तो ग्रोथ का मतलब सीधा सा है कि अपनी जीडीपी जो है वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, यानी कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन अच्छा खासा हो, तो उसको बोल देंगे हाँ भाई ग्रोथ हो रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही, सब आ रहा है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो ऑल राउंड ग्रोथ देखता है। ऑल राउंड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ऑल राउंड ग्रोथ का मतलब ये होता है कि भाई जीडीपी तो बढ़ ही रही है, साथ में जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, ठीक है, ये सब भी अच्छा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी अच्छा हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन ये कह रहा कि भैया जीएनपी बढ़ रही है फिर भी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा। पहला ऑप्शन है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट और एग्रीकल्चर आउटपुट में मिसमैच है, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। सेकंड वाला भी वही है कि एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो इंडस्ट्रियल आउटपुट के साथ मेल नहीं खा रहा, ठीक है। थर्ड बोल रहा है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो यही हमारा जवाब है, क्योंकि देखिए जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जीडीपी का बढ़ना क्या होता है, या जीएनपी का बढ़ना, जीएनपी का बढ़ना ये होता है कि भैया चीज़ें और ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही, लेकिन प्रोड्यूस करता कौन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं। तो अब देखिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं कि मान लीजिए कि पहले ईयर में जो जीएनपी थी, एनपी, वो कितनी थी, तो वो थी कह देते हैं 100 रुपीज़, सॉरी 1000 रुपीज़। और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन उस समय थी, पॉपुलेशन जो थी वो थी 100। तो पर कैपिटा जीएनपी कितनी आएगी, तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा, यानी कि आ जाएगा 10। ये क्या है, पर कैपिटा जीएनपी। अब अगले साल क्या होता है, जीएनपी और बढ़ जाती है, कैसे, जीएनपी जो है वो बढ़कर हो गई 2000। अभी भी पॉपुलेशन हम मान लेते हैं कि उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, स्टेबल ही है, ठीक है, तो 100। अब पर कैपिटा कितनी आ गई, 20। तो ये हमें बता रहा कि ग्रोथ हुआ लेकिन डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 20 रुपीज़ पर कैपिटा है या ये 2000 यानी कि 1000 जो जीएनआई बढ़ी, जीएनपी, ये किसने बढ़ाई, ठीक है, ये हर किसी ने मिलकर नहीं बढ़ाई, या तो ये किसी बड़े बिजनेसमैन ने बढ़ाई, या कोई नई यूनिट खुल गई, फैक्ट्री खुल गई, उससे बढ़ी, ठीक है। लेकिन इससे वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या नहीं, ये थोड़ी ना पता है, ठीक है। मान लीजिए कि 1000 रुपये जीएनपी बढ़कर 2000 हो गई, लेकिन उसी समय जो पॉवर्टी रेट था वो भी बढ़ गया, ठीक है। यानी ये जो 2000 रुपये बढ़ रहे थे, ये कैसे बढ़ रहे हैं, अनइक्वल बढ़ रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस कारण हमें डेवलपमेंट नहीं दिखा। अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि अगर कोई इकोनॉमी हाई सेविंग इकोनॉमी है, ठीक है, और उसमें कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन उससे आउटपुट जो है उतना नहीं बढ़ रहा, यानी एक कंट्री है जिसमें सेविंग्स तो अच्छी खासी है, उस सेविंग से कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन उससे क्या नहीं हो रहा, उससे आउटपुट ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा। तो इसका सीधा सा आंसर होगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई थी, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो जो कंट्री का एग्जांपल यहाँ दिया जा रहा है उसका COR रेशियो जो है वो बहुत हाई है, कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसको एक यूनिट आउटपुट बनाने में बहुत ज़्यादा कैपिटल लग रहा है, इस कारण यहाँ ज़्यादा कैपिटल होने से भी उसका आउटपुट उतना बढ़ नहीं रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वाला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, PPP एक्सचेंज रेट
कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग प्राइस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो जो मैं पीपीपी एक्सचेंज रेट में कह रहा था कि हम लोग एक कोई चीज़ नहीं लेते बल्कि एक बास्केट लेते हैं, उसमें बहुत सारे गुड्स लेते हैं और फिर प्राइस पता करते हैं कि इसी बास्केट का प्राइस इंडिया में क्या है और यूएस में क्या है। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया था। तो ये जो प्राइस ऑफ बास्केट ये सेम रहता है, ठीक है, जब कंपेयर करते हैं, यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि पीपीपी के टर्म्स में इंडिया 6th है, तो ठीक है ये 2019 का था, इसका मुझे पता नहीं, अभी हम 3rd पे हैं, 3rd लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये जो चीज़ें कहाँ पता चलेगी कि हम पीपीपी में कहाँ हैं, तो ये सब पता चलता है इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में। ठीक है, हालांकि इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला रॉन्ग है आज के हिसाब से, क्योंकि आज हम 3rd है ना कि 6th, तो इसका हो जाएगा 1 ओनली। ठीक है, करेक्ट पूछा है, यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट भी देख लेना। 9th वाला था कि वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई वो होलसेल प्राइस से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने वीडियो में बताया था कि डब्ल्यूपीआई में फूड का वेटेज कितना था, 24% के समथिंग था, जबकि सीपीआई में कितना था, सीपीआई में था 45% के समथिंग। तो फर्स्ट वाला सही हो गया। दूसरा था कि डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर द चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विस विच सीपीआई डस, ये भी सही है। जब आखिरी में मैंने पढ़ाया था कि डब्ल्यूपीआई सीपीआई में अंतर क्या है, तो उसमें बताया था कि डब्ल्यूपीआई के अंदर सर्विसेज नहीं आती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्विसेज, मान लेते हैं आप जियो का रिचार्ज करा रहे हैं और आप अगर उसको बोलें कि मैं एक खट्टा पूरा ज़िंदगी भर का बल्क में रिचार्ज कराऊंगा, तो भी वो उतने का ही करेगा जितना 1 महीने का होता है। ठीक है, क्योंकि सर्विसेज बल्क में नहीं बिकती। नेक्स्ट अगर हम देखें, आरबीआई जो है हैज़ नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, टू डिसाइड ऑन चेंजिंग की पॉलिसी रेट्स। तो ये गलत है, क्योंकि सीपीआई जो है यानी आरबीआई जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का उसको बोला गया टारगेट है, तो ये जो इन्फ्लेशन है ये मेज़र करता है सीपीआई बेसिस पे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ठीक है, 3rd इज़ रॉन्ग। उसके बाद अगला सवाल है कि अगर मैं बाकी चीज़ों को अनचेंज्ड रखूँ तो मार्केट डिमांड किसी गुड की कब बढ़ेगी। ठीक है, यानी बाकी चीज़ें सेम हो तो उसकी मार्केट डिमांड कैसे बढ़ेगी। पहला है कि उसका सब्सटीट्यूट जो है उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाए। सब्सटीट्यूट क्या होता है? सब्सटीट्यूट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई आइटम है ए, ये कोई फंक्शन करता है आपकी लाइफ में, लेकिन एक सेम आइटम है बी, वो भी सेम फंक्शन करता है। ठीक है, आइटम सेम नहीं है, आइटम डिफरेंट है ए और बी, लेकिन फंक्शन दोनों के सेम है, तो इन दोनों को बोलेंगे सब्सटीट्यूट्स। अब मान लीजिए कि मार्केट में होता यह है कि बी की प्राइस बहुत बढ़ जाती है, तो क्या होगा, लोग ए को डिमांड करेंगे, क्योंकि भाई काम अगर सेम है तो ये सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, यानी पहला क्या है कि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीज, तो बिल्कुल इससे क्या होगा, इससे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा है प्राइस ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट इंक्रीज। ठीक है, कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि कई बार हमें जो गुड्स खरीदना है वो अकेले किसी काम के नहीं होते, उसके साथ उसका कम्प्लीमेंट खरीदना पड़ता है। जैसे कि अगर एक अच्छा एग्जांपल हम सोचें, कार ले लेते हैं, ठीक है, और ले लेते हैं कार की सर्विसिंग या पार्ट्स। ठीक है, इनको हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि सर्विसिंग या पार्ट्स का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, तो क्या कोई वो कार लेना चाहेगा? नहीं, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो सेकंड वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके कॉम्प्लीमेंट की प्राइसेस बढ़ गई तो लोग बोलेंगे कि यार इसके पार्ट्स जो है वो बहुत महंगे मिलते हैं, तो हम कोई दूसरी कार देखते हैं। तीसरा है गुड इज़ इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। तीसरा ये बोल रहा है कि गुड जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी का है, ठीक है, ख़राब क्वालिटी का है, और क्या हो रहा है, इनकम जो है उसकी कंज्यूमर की वो बढ़ रही है। तो देखिए ये स्टेटमेंट जनरली गलत है। जनरली क्यों गलत है? अगर कोई कंज्यूमर है और उसकी इनकम बढ़ती है तो इकोनॉमी में ऐसा माना जाता है कि उसकी फिर जो टेंडेंसी है वो होगी सुपीरियर गुड्स खरीदने की। ठीक है, तो वो इन्फीरियर गुड्स को डिमांड करेगा क्या? नहीं, तो इसलिए थर्ड वाला रॉन्ग है। आखिरी लिखा है इट्स प्राइस फॉल, यानी कि वो कार थी पहले 500 की मिलती थी, 5 लाख की मिलती थी सॉरी, अब 2 लाख की हो गई, तो उसकी जो मार्केट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 and 4 ओनली, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सो थैंक यू ऑल। ठीक है, ये सारे सवाल जो थे वो लास्ट वाले लेक्चर्स में कवर किए गए हैं। कुछ चीज़ें इसमें रह गई होगी, जैसे कि सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इन्फीरियर गुड क्या होता है, सुपीरियर गुड क्या होता है। ठीक है, तो ये तो सवाल के साथ साथ मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू।